हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास इनामी बदमाश घोषित। महिला उत्पीड़न के विरोध में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने थाना घेरा, पुलिस से झड़प। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती मंडल की विकास कार्य की समीक्षा की। अब खबरें विस्तार से। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके करीबी गुर्गों व रिश्तेदारों पर जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई के साथ ही लखनऊ पुलिस ने अब उसके दोनों बेटों पर भी शिकंजा कस दिया है। लखनऊ पुलिस ने मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इनामिया बदमाश घोषित किया है। दोनों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जल्द ही दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने बताया कि वारंट व इनाम की कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के मामले में दर्ज मुकदमे में की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गैर जमानती वारंट के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में जिया मऊ के लेखपाल सुरजन लाल के मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर व अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी साजिश रचने जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। साथ ही 27 अगस्त को जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार के दोनों बेटे के नाम से बनी करोड़ों के 2 टावर को जमींदोज कर दिया गया था। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी पंजाब के रोबर्ट जेल में बंद हैं। अब लखनऊ पुलिस उसे बी वारंट पर लखनऊ लाने की तैयारी कर ली गई है। उधर पुलिस ने मुख्तार अंसारी और उनके गिरोह के आर्थिक साम्राज्य पर लगभग रोक लगा दी है। अब तक की कार्रवाई में मुख्तार गिरोह को की सालाना 48 करोड़ रुपए की आय बंद की जा चुकी है। यह कार्रवाई वाराणसी, जौनपुर, मऊ और गाजीपुर में की गई है। अब खबर कानपुर जिले से। मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े की अध्यक्षता में तहसील सदर के अंतर्गत बाल भवन सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कोविड-19 के नियमों की अनुपालन करते हुए किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा आने वाले फरियादी आवश्यक रूप से मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने फरियादियों को शासन द्वारा कोविड-19 महामारी को रोकने व बचाव हेतु निर्गत आदेशों से अवगत कराते हुए इस महामारी से बचाव हेतु जागरूक किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी कर्मचारी मास्क का उपयोग करने के साथ आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें तथा संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले फरियादियों, आवेदकों को भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने एवं मास्क लगाए जाने हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ किए जाने के निर्देश दिए तथा अवगत कराया कि इन प्राप्त शिकायतों में समाधान का अनुश्रवण नियमित रूप से उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस में उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निराकरण समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में आज राजस्व, पुलिस, नगर निगम, केडीए तथा जल निगम एवं अन्य विभागों से संबंधित 78 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देशित किया। संपूर्ण समाधान दिवस में जगजीवन कमल निवासी पनकी के द्वारा मकान निर्माण किए जाने पर केडीए द्वारा कार्रवाई करने के प्रकरण पर उन्होंने केडीए के अधिकारियों को निर्माण कार्य के मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। जूही सफेद कॉलोनी के ब्लॉक में नगर निगम की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कमरा व दुकानों का निर्माण कर कब्जा किए जाने की शिकायत पर संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के अधिकारियों की टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। कानपुर जिले में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज पीड़ित महिला रूबी सोनकर की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना कल्याणपुर का घेराव किया। रूबी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की वार्ड 40 की अध्यक्ष है।
रूबी के सास, ससुर, जेठ, देवर ने मिलकर उसको व उसके पति अमित सोनकर को मारा, पीटा व जान से मारने का प्रयास किया था। पुलिस ने न तो चोटों का मेडिकल कराया और न ही रिपोर्ट दर्ज की। इसकी जानकारी रूबी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी। पार्टी के पदाधिकारियों ने आज रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना कल्याणपुर का घेराव किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद घेराव खत्म हुआ। घेराव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि थाने में लोकतंत्र व मानवाधिकारों की हत्या हो रही है। पुलिस अभियुक्तों को थाने लाने के बाद सुविधा शुल्क लेकर छोड़ दिया। रूबी को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 15 दिन से दौड़ाया जा रहा था। थाना कल्याणपुर में विकलांग व्यक्तियों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसका विरोध वीरेंद्र कुमार ने किया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बताइए। वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। आज एक महिला है रूबी सोनकर, जिनकी एफआईआर जो है पुलिस थाना कल्याणपुर नहीं दर्ज कर रही थी। इसको लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज थाने का घेराव किया और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने अभद्रता की है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, विकलांगजनों के साथ। थाने के अंदर विकलांग व्यक्तियों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बैरिकेडिंग लगा रखी है, बांस बल्ली लगा रखी है, जिससे विकलांग व्यक्ति अंदर अपनी शिकायत लेकर ना आ सके। हम जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कानपुर के सभी थानों में रैंप की व्यवस्था, सुगम आवागमन के लिए रैंप की व्यवस्था की मांग करते हैं। और आज चूँकि एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। हम सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि थाने में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक देखने में आ रहा है कि रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है। आज ये रूबी को 18 दिन से दौड़ाया जा रहा था, अभियुक्तों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। ये इस तरीके का काम जो है ठीक नहीं है, जिससे जो है कानून के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। इस विश्वास को कायम करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया और ये कहर इतना तेज था कि इसमें 2 सगे भाइयों की जान चली गई। एक ही परिवार के 2 मासूमों की खबर जैसे ही परिवार को मिली, मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट गया और चारों तरफ गम और दुख का माहौल हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी जब गांव वालों को हुई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर लगाया दिया गया। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर बस को वहीं पर छोड़कर भाग गया। वहां के लोगों के अनुसार यह पूरी घटना तब हुई जब बस का ड्राइवर बस को बैक कर रहा था। यह पूरा मामला जेठवाड़ा थाना के शमशेर बाजार की है। खबर गोंडा जिले से, जहां शहर के महाराजगंज मोहल्ले के कुएं में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों की मदद के लिए चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की पहल लगभग 1 सप्ताह पहले कुएं में गिरे बछड़े को बचाने गए 5 नवयुवकों की मौत हो गई थी, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा उचित सहायता नहीं मिली थी। वहीं आज चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रह चुके संतोष तिवारी ने मृतक के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय महासचिव संतोष तिवारी ने सर्वप्रथम भदुआ तरहर पहुंचकर मृतक मनु सोनी की पत्नी, जो कि अभी स्नातक कर रही थी, उसके पढ़ाई के साथ ही उनके बच्चों के स्कूलों की फीस स्वयं भरने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद शहर के महाराज मोहल्ले में पहुंचकर घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। यहां भी मृतक आश्रितों को दिलासा देते हुए कहा कि हर तरीके से मदद की जाएगी। साथ ही मृतक वैभव की पत्नी, जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, जिसने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, उसने आगे भी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। वैभव की पत्नी के साथ ही अन्य मृतक आश्रित बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। वहीं दुर्घटना में मृतक हुए रविशंकर की पत्नी, जो आंखों से देख पाने में अक्षम है, उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाने के साथ ही ऑपरेशन में जो भी खर्च आए उसका निर्वहन राष्ट्रीय महासचिव संतोष तिवारी ने खुद करने को कहा।
यहां एक ही परिवार के 4 लोग मृतक हुए थे। मृतक परिवार के बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद, जिन्हें अब तक वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें आजीवन पेंशन देने की बात कही। साथ ही पहले महीने की पेंशन राशि 500 रुपए प्रदान भी की। देखिए, मैं संतोष तिवारी, चिरंजीव भगवान परशुराम चेतना पीठ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मुझे, चूँकि मेरा गृह जनपद भी है गोंडा, तो मैंने इस घटना को संज्ञान में लिया। और जब मुझे पता चला कि यहाँ भदुआ तरहर में मन्नू सैनी जी की जो उनकी डेथ हो गई है, तो हम कल रात में गोंडा आए और हम सीधे इनके पास आए और हमने इनसे ये कहा है कि आपको जो मन्नू सैनी जी की पत्नी है, उनकी जो BA लास्ट ईयर की पढ़ाई चल रही है, उसका पूरा जिम्मा मैं लेता हूं और अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो उसके लिए मैं एक अथक प्रयास करूंगा कि एक अच्छी सी जॉब उनको लग जाए। उनके भाई साहब हैं शिव कुमार जी, ये जम्मू में बेचारे मालीगिरी का काम करते हैं, 15,000 रुपये महीने की सैलरी पे। मैंने इनसे ये कहा है कि अगर ये वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो मैं इनको 15,000 रुपये की सैलरी का काम यहीं पर दिला दूँगा। सर, इसमें प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार पहले बताया गया जहरीली गैस से मौत हुई, लेकिन PM रिपोर्ट में आया कि डूबने से मौत हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करूंगा क्या है, और अगर जो कोई इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के, प्रशासन के अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से, गृह सचिव से मिल करके उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी कराया जाएगा। सर, अभी आप क्या महाराजगंज में भी जाने वाले हैं? जी बिल्कुल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गृह जनपद है, मैं गोंडा का निवासी हूँ। मैं ना यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, ना मेरा कोई तात्पर्य है, चूँकि मानवता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो सबसे पहले अपने घर में उसको तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोगों को जाना है। सर, जो सरकारी सहायता देने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 लाख रुपए, वो भी इन लोगों को नहीं दिया गया। उस पर भी मैं प्रशासन से बात करूंगा, अगर कि कब तक मिलता है, क्या होता है, आपको हम टेलीफोन पे को पूरे गोंडा जनपद में, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, अगर उसको तकलीफ होगी तो संतोष तिवारी, चिरंजीव भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं। उस होने के नाते मैं पूरे जिले में कहीं पर भी सबके पास तत्काल पहुंचूंगा, क्योंकि भगवान परशुराम ने हमेशा जो है अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। गरीबों, मजलूमों, जो भी दुखी था, जो भगवान की शरण में जाता था, सबकी मदद करते थे। मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका सेवक हूं, तो उसी के नाते मैं यहाँ भी तुरंत पहुंचा। अब खबर बस्ती जिले से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना की चुनौती का सामना करते हुए सभी सावधानियां बरतकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बस्ती जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए अधिशासी अभियंता की संपत्ति जब्त किए जाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। कलेक्ट्रेट भवन तथा विकास भवन का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों के कार्यकाल वहां संचालित किए जा सके। कलेक्ट्रेट भवन बस्ती के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए। ग्राम सचिवालय तथा सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए बस्ती मंडल में तेजी से कार्रवाई की जाए। बस्ती मंडल में संचारी रोगों के संबंध में पूरी सतर्कता बरतने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग तथा पुलिस द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से सुरक्षा तथा यातायात सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के आवासों तथा स्वच्छ भारत मिशन में बनाए गए शौचालयों का निर्माण पूर्ण होने पर उनकी जियो टैगिंग की जाए। मार्ग निर्माण से जुड़ी संस्थाएं तेजी से कार्य करते हुए 15 नवंबर 2020 तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करें। राम जानकी मार्ग को मोटरेबल बनाए जाने के मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। अब खबर सिद्धार्थनगर जिले से। आशा एवं संगनी संघ के जिलाध्यक्ष गिरिजेश सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक बैठक आशा बहुओं की समस्याओं के समाधान को लेकर आहूत किया गया और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया और हो रहे पक्षपातपूर्ण क्रियाकलाप को रोककर समाधान की मांग को किया गया जागरूक। उपस्थित आशा बहुओं द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर गंभीर आरोप लगाया गया कि 3,989 रुपए का मानदेय भुगतान भी आज तक किसी आशा के खाते में नहीं भेजा गया है और न ही इस दिशा में किसी प्रकार का सकारात्मक कार्रवाई ही किया गया है।
हुई है। सर, हमारी मांगे ये हैं कि जो मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग को दिवाली में 3000 प्रोत्साहन राशि दिया जाना था, वो अभी तक हम। देखिए, क्या मांग को लेकर के आशा आज धरनारत हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आशा बहुओं के लिए आए दिन मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। उसके बावजूद यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जो उनकी जायज प्रोत्साहन राशि है उसको नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके बीच काफ़ी आक्रोश है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की समस्त आशा बहुओं को 750 रुपये प्रति माह के दर से लगभग 18 माह पहले उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाया था, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें कहना पड़ता है कि इस कोरोना जैसे महामारी में जब आज हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, आशा बहू जो स्वास्थ्य विभाग की सबसे निचली कड़ी है और निश्चित रूप से जब से स्वास्थ्य विभाग में। अब खबर बिजनौर जिले से। थाना शोहारा क्षेत्र में 12 सितंबर को सोमपाल नाम के व्यक्ति से फोन पर एक अभियुक्त द्वारा 22 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में शोहारा थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त ने अपने को भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस घटना को लेकर एसपी ने टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कड़े दिशा निर्देश संबंधित थाने को दिए थे। पुलिस ने इस रंगदारी की रकम को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इन्हें आज जेल भेज रही है। दरअसल शोहारा थाना क्षेत्र के गांव कसमाबाद में रहने वाले सोमपाल ने थाने में आकर एक तहरीर दी थी। इस तहरीर में सोमपाल ने लिखा था कि 7 सितंबर को डाक के द्वारा 9 सितंबर को अभियुक्त के द्वारा उनके मोबाइल फोन पर 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने की एवज पर अभियुक्तों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। थाना शोहारा में रंगदारी के मामले में 12 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना को लेकर एसपी धर्मवीर ने बताया कि उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए शोहारा पुलिस व स्वाट टीम को इस घटना के तुरंत निस्तारण हेतु लगाया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 14 सितंबर को फवारा चौक चौराहे से विजय को गिरफ्तार किया और इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल को विजय कुमार के खेत के पास से जमीन में से खोदकर बरामद किया गया था। साथ ही 15 सितंबर को लंबा खेड़ा मोड़ से पुलिस टीम द्वारा गौरव व नन्हे, जिन्होंने इस रंगदारी में विजय की सहायता की थी, इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। एक सप्ताह पहले सोमपाल सिंह जो कासमाबाद के रहने वाले हैं, इनके पास टेलीफोन से और पत्र से रंगदारी का मामला आया, जिसमें ये बताया गया कि 22 लाख रुपए हम लोगों को दो। हम लोग सुनील भाटी गैंग के सदस्य हैं। कई बार फ़ोन आया, इन्होंने एप्लीकेशन थाने पर दिया, मुझसे संपर्क किया। एसपी क्राइम और सर्विलांस टीम स्वाट टीम को लगाया गया तो ट्रेस किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, विजय कुमार, नन्हे और गौरव। एक अभियुक्त गजेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने ये सोचा कि इसके घर में सभी सर्विस वाले हैं, 3-4 टीचर हैं, लेडीज़ भी टीचर हैं, इनसे 22 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2-4 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। इनको पकड़ा गया, मोबाइल और सिम के साथ में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ HS एवं अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। अब खबर गोंडा जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जागरूकता पखवाड़ा बनाने का संकल्प लिया गया है और सभी पदाधिकारियों को चलो गांव की ओर के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को जागरूकता पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे तथा लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। श्री दुबे ने बताया कि लोगों को जागरूक करते हुए सभी पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखती हुई नजर आएंगी। ग्रामीणों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन,
विधवा विकलांग वृद्धा को पेंशन तथा श्रमिकों को गांव में रोजगार दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपका घुटुआपुर चौराहे पे आज कोई कार्यक्रम किए थे, क्या कार्यक्रम? हमारा नाम राजकुमार दुबे है। मैं अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का हूँ। हमारे यहाँ के प्रदेश के संगठन मंत्री प्रचार प्रसार मंत्री उमेश सिंह राजपूत जी आए थे, तो वहीं पर बैठक हुई, चर्चा हुई और 2-4 ग्रामीण अंचलों को देखा गया जहाँ पर वंचित परिवारों को आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है और उसका क्या नाम है वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। ये सब सारी व्यवस्थाओं की सूची बनाई गई है। तो कितने लोग की सूची बनाई गई, कितने लोग को देखा गया, कितने पात्र हैं अपात्र हैं, इसमें आपका क्या उद्देश्य? कम से कम 25-30 लोगों को आवास में और शौचालय में देखा गया, 10-15-20 लोगों को उसमें देखा गया, शौचालय में देखा गया। वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और जो विधवा पेंशन है इसमें भी करीब 40-50 लोग थे। सबसे मिला गया है, सबसे वार्ता चल रही है। हमारे मंडल उसके क्या नाम बहराइच जिले की जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर पल्लवी सिंह जी, वो अपनी महिला टीम के साथ में ग्रामीण अंचलों का दौरा कर रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 17 सितंबर को जन्मदिवस है ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण अंचलों में वंचित परिवारों को लाभ दिलाए जाने है सारा प्रयास किया जा रहा है। क्या वंचित परिवारों के लिए क्या आप अधिकारियों से भी बातचीत कुछ की? हाँ, बातचीत अधिकारियों से किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों का फ़ोन नहीं उठ रहा है, कुछ अधिकारी बात कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि सूची हमको दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।